Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, रिवीजन बैचेज का ये सेकंड वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 24 मई 2014 को हुआ था। इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आपको बस इतना करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहां से क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से उन क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपसे सही हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 है जो कि मैथ का पहला क्वेश्चन है। ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से लिया गया है। 4444 डिवाइड बाई 40 प्लस 645 डिवाइड बाई 25 प्लस 3991 डिवाइड बाई 26 इक्वल्स टू क्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, सरलीकरण से बस कैलकुलेशन बेस है और कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं लगने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगेगा इसे करने में। 51 क्वेश्चन है हमारा। हमने लिखा सारी की सारी संख्या 4 4 4 4 और डिवाइड बाई 40, एक ब्रैकेट क्लोज प्लस सेकंड नंबर के बारे में बात करते हैं। 645 डिवाइड बाई 25 प्लस आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं 3991 डिवाइड बाई 26 और इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या आएगा हमको बताना है। इस फॉर्म को सिंपल फॉर्म में ले आइए, यानी कि P अपॉन Q की फॉर्म में, जिसको अंश और हर बोलते हैं। कैसे आएगा 4 4 4 4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 40 प्लस ये कितना हो जाएगा 645 डिवाइड बाई हो जाएगा 25 और प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3991 और डिवाइड बाई हो जाएगा 26। अब आपको सॉल्व करना है इसको। सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, पहले काट काट के थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। आपने 4 से इसे डिवाइड किया 10 बार और 4 से डिवाइड किया 1 1 1 1 बार। जब 10 से इसे भाग देते हैं तो सिंगल डिजिट में पॉइंट लग जाएगा, यानी कि संख्या क्या आएगी 111.1 प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार और 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 निम 45, पूरा कट गया। 5 से फिर से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 2 बचा, 9 आ गया, 5 पंजे 25, 4 बचा, पॉइंट लगा के 40, यानी कि 5 अट्ठे 40। फिर इसे 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 9 उतार लिया, भाग नहीं जाएगा, 13 सत्ते 91। 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6.5, यानी कि इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दीजिए जो कि है 25.8 और इस वैल्यू को भी यहाँ पे उठा के रख लीजिए, कितना है 153.5। अब सिंपल सा काम आपको क्या करना है, इन सभी को प्लस कर। अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये कितना आएगा 290.4 और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। फ्रेंड्स कितना टाइम लगा, मैक्सिमम 10 15 20 सेकंड का टाइम लगा है और सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड था, यानी कि कोई लॉजिक भी इसके अंदर नहीं लगने वाला है इसके अलावा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला की गलत संख्या को ढूंढिए। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जनरली रीजनिंग में आता है, यानी कि श्रृंखला एक दे रखी है, इसमें एक टर्म गलत है जो कि सीरीज के सीक्वेंस को खराब कर रही है। हमें उस टर्म को बताना है कि वो कौन सी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा इसमें क्या लगा हुआ है। 52 क्वेश्चन है, संख्या पहले कितनी दे रखी है 1, फिर 3, फिर 10, फिर 36, फिर 152, फिर 760, फिर 4632। ये टर्म दे रखी है, इनमें से कौन सी एक गलत है ये हमको बताना है। गलत बताने के लिए पहले हमें इसका लॉजिक पता होना चाहिए। इसका लॉजिक क्या है, आप यहां से यहां चलेंगे, कैसे करेंगे, इसमें 1 से तो गुणा करेंगे और 1 का दुगना जोड़ देंगे। जितने से गुणा करोगे उसका दुगना आपको जोड़ना है। 1 एकम 1 और 2 कितना हो गया 3, वही कॉन्सेप्ट यहां से रहेगा ये। अब पहले 1 की गुणा की थी, अब करेंगे 2 की गुणा और 2 का दुगना कितना होता है 4 को जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 और 4 कितना हो गया 10। ऐसे ही आगे चलेंगे, पहले अब 2 का किया था, अब आ जाइए यहाँ पे 3 की गुणा और 3 का दुगना 6 जोड़ दिया, 10 दिया 30 और 3 का 6 कितना हो गया 36। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे 4 की तो गुणा करोगे और 4 का दुगना कितना 8 आप जोड़ दोगे। 4 की गुणा करो और 8 जोड़ दो तो कितना आएगा 152 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे 4 की गुणा की, अब गुणा करोगे 5 की और कितना जोड़ोगे 5 का दुगना यानी कि 10 जोड़ोगे। तो देखो जरा यही आता है क्या, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, 5 दूनी 10,
5 पंजे 25 और 1 26 हो गया, 5 एक 5 और 2 7 और 10 इसमें और जोड़ दिया तो कितना हो गया, इसमें 10 हमने जोड़ दिया तो हमें मिलेगा 770 और यहाँ पे कितना दे रखा है 760। इसका मतलब ये टर्म गलत है, इसकी जगह कितना आना चाहिए 770 आना चाहिए। आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आया होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, बस लॉजिक अगर फाउंड हो गया तो आपको क्वेश्चन नंबर देके चला जाएगा, अदरवाइज आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, 30%, 20% और 10% की छूट श्रृंखला के बराबर कौन सी एक छूट होगी। फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जनरली परसेंटेज में आपसे पूछा जाता है, कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस या डिस्काउंट में पूछ लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें अलग अलग परसेंटेज दे रखी हो और उन्हें सिंगल परसेंट में बनाना है तो कैसे करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा आज के बाद ऐसा, बस ध्यान से देखिए जरा। 53 क्वेश्चन है, कौन कौन से डिस्काउंट दे रखे हैं। पहले इसने डिस्काउंट दिया है 30% का, फिर डिस्काउंट दिया है 20% का और फिर डिस्काउंट दिया है 10% का। यानी कि इन तीनों डिस्काउंट को हमें मर्ज करना है और कितना आएगा वो हमको बताना है। करेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे अपनी ओर से 100 माइनस 100 अपनी ओर से लिखा है, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या करेंगे, 100 में से परसेंट को हटाइए, 100 में से 30 को घटाया कितना आया 70। ऐसे ही सभी परसेंट को घटाते जाइए और यहां पे गुणा करते जाइए। अब क्या करेंगे, 100 में से 20 को घटाया कितना आया 80, फिर से गुणा करेंगे, 100 में से 10 को घटाया कितना आया 90। दोबारा से बता रहा हूं, जितने भी परसेंट दे रखे हैं 2% हैं, 3 हैं, 4 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 में से सारे परसेंट को घटाते चलिए और सबकी गुणा करते चलिए। अब आई डिनोमिनेटर की बारी। डिनोमिनेटर यानी कि हर के अंदर क्या लाना है, ऊपर काउंट करनी है कितनी संख्याएं हैं। ऊपर जितनी संख्याएं हैं उनसे एक कम टाइम नीचे 100 आएगा, यानी कि 3 संख्याएं तो नीचे 2 बार 100, अगर 4 संख्याएं हैं तो 3 बार 100, अगर 2 संख्याएं हैं तो 1 बार 100। यहाँ पे संख्याएं कितनी दिखाई दे रही है 1 2 3, तो 3 से एक कम कितना होता है 2, तो 2 बार 100 आ जाएगा, यानी कि 100 गुणा के 100 आ गया। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इस जीरो से ये कैंसिल हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 100 माइनस तो ये हो गया और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 504 और बटे कितना है 10। जब 10 से इसे भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 100 माइनस के 50.4 और 100 में से जब 50.4 को घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 49.6%। यानी कि इन सभी परसेंट को अगर आप मर्ज कर देते हो तो आपको मिलेगा 49.6% ओनली। देखने में आपको लग रहा होगा 30 और 20 50 और 10 60% होगा, लेकिन ये गलत होता है। आप लोग कभी भी जब मॉल्स में जाते हैं तो मॉल में जो अलग अलग परसेंटेज दिए होते हैं 85% प्लस के 15% ऑफ, तो उनका लॉजिक यही होता है। दो अलग अलग कंडीशंस को यानी कि दो अलग अलग परसेंट को एक साथ मर्ज करना है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके को कहीं भी लगा दीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको ये ट्रिक समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, 90 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा कर रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में 72 किलोमीटर प्रति घंटा पर यात्रा कर रही एक अन्य रेलगाड़ी को ओवरटेक करती है, ओवरटेक करके आगे निकल जाती है और 50 सेकंड में उसे पूरी तरह से पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। जब भी लंबाई पूछी जाती है तो फ्रेंड्स दूरी हम लोग निकाल के चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं कि 54 जो क्वेश्चन है उसमें एक पहले रेलगाड़ी है जिसका नाम मैंने ए दिया हुआ है। ये रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और इसकी अपनी जो लंबाई है वो लंबाई है 120 मीटर की। इसने एक दूसरी ट्रेन को ओवरटेक किया है जो कि इससे पीछे रह चुकी है। ये ट्रेन को नाम दिया है मैंने बी। ये स्पीड दे रखी है इसकी 72 किलोमीटर पर आवर और इसकी लंबाई के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, यानी कि हमसे पूछा गया है। और इन दोनों को ये जो पार करके जाती है टाइम लेती है ओनली 50 सेकेंड का, यानी कि 50 सेकेंड का हमको दिया हुआ है टाइम। अब हमें दूरी निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले जो होते हैं मैं आपको एक बार ओवरव्यू करा देता हूं। एक फॉर्मूला होता है स्पीड, स्पीड को बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अगर दूरी कहीं पे निकालनी होती है तो आपको कंडीशन क्या करना है, समय को इधर ले आना है, स्पीड इनटू का टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। अगर समय कभी निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है यही, दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये फॉर्मूले होते हैं इस क्वेश्चन को करने के। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए हमें चाल चाहिए। चाल है दो अलग अलग। एक बात आपको मैं बता देता हूं, जब एक ही डायरेक्शन में दो चीजें चलती हैं तो स्पीड माइनस होती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड प्लस होती है। यहाँ पे ये ट्रेन भी इधर जा रही है और ये ट्रेन भी इधर जा रही है, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आपने यहां से स्पीड निकाली कैसे, 90 में से 72 को घटा दिया, कितना आया, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आई। लेकिन ये है किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे रखा है सेकंड में। फॉर्मूले में जब तक नहीं रख सकते जब तक दोनों एक जैसी यूनिट में ना आए। तो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में चेंज किया जाता है तो गुणा किया जाता है 5/18 से, यानी कि इसी स्पीड को मैं निकाल रहा हूं मीटर प्रति सेकंड में। 18 तो आपको दे रखी है, आपने 5/18 से गुणा किया, 18 से 18 कैंसिल, यानी कितना आया, 5 मीटर प्रति सेकंड की आ गई आपके पास स्पीड। समय है आपके पास 50 सेकंड, चाल आ गई आपके पास कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जब ट्रेन किसी लंबाई वाली वस्तु को पार करती है, जैसे ट्रेन ट्रेन को पार करती है, या ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, या ट्रेन पुल को पार करती है, या ट्रेन सुरंग को पार करती है, तो वो हमेशा दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। फिर से बता रहा हूं आपको, जब ट्रेन किसी दूसरी लंबाई वाली वस्तु को पार करती है तो दोनों की लंबाई का योग हमेशा दूरी तय की जाती है। यानी कि अगर मैं यहां से दूरी निकालता हूं, किसको, इस समय को बेस मानते हुए और इस चाल को बेस मानते हुए, तो दूरी में दोनों ट्रेनों की लंबाई आएगी। तो मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे दूरी निकाली मैंने ट्रेन ए प्लस ट्रेन बी की, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा के समय। चाल कितनी है, 50 तो है सेकंड, और चाल कितनी है 5, दोनों की मल्टीप्लाई किया, 5 पंजे 25, यानी कि 250 मीटर। अब ये 250 मीटर के अंदर आपकी पहली ट्रेन भी है और दूसरी ट्रेन भी है। अगर इस 250 में से पहली ट्रेन को मैं माइनस कर देता हूं तो मुझे मिलेगी दूसरी ट्रेन की लंबाई। तो मैंने यहां से दूरी निकाली दूसरी ट्रेन की 250, जो कि कुल दूरी है, इसमें से पहली ट्रेन की दूरी माइनस कर दी, यानी कि लंबाई, तो कितना आ जाएगा, 130 मीटर की लंबाई आएगी दूसरी ट्रेन की। आपको फिर से बता रहा हूं, ट्रेन में दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अगर दो चीजों की, यानी कि दो ट्रेन है, उन दोनों की एक जैसी डायरेक्शन होती है तो चाल हमेशा घटती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है तो चाल प्लस हो जाती है। लेकिन जब ट्रेन किसी दूसरी लंबाई वाली वस्तु को पार करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर योग ही तय करती है, यानी कि दूरी जब निकल के आएगी तो दोनों का योग निकल के आएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इन फॉर्मूले को याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बनाना है तो 5/18 से गुणा करोगे, और आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों को उलट देने पर खुद की 5/6 हो जाती है, यानी कि संख्या में 5/6 की गुणा कर देते हो तो उसके अंक पलट जाते हैं। यदि अंकों का अंतर 1 है तो संख्या ज्ञात करो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, ये जनरली संख्या पद्धति से क्वेश्चन लिया गया है, यानी कि कुछ बुक में दिया हुआ है चैप्टर संख्याओं पर संक्रियाएं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आंसर टैली से कीजिए ताकि बहुत जल्दी आपको आंसर मिल सके। कैसे करना होता है आंसर टैली से, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। 55 क्वेश्चन है, इसने दो कंडीशन लगाई हैं और जिस ऑप्शन पे दोनों कंडीशन सही बैठती हैं वही हमारा आंसर करेक्ट होगा। इसने बोला है दो अंकों की संख्या अपने अंकों को उलट देने पर खुद की 5/6 हो जाती है, यानी कि संख्या में 5/6 की गुणा करोगे तो अंक पलट जाएंगे। अगली कंडीशन क्या है, यदि अंकों का अंतर 1 है, दो कंडीशन हुई, अंकों का अंतर 1 होना चाहिए। हमने ऑप्शन ए को उठाया, ऑप्शन ए कितना है 54। क्या अंकों के बीच अंतर 1 है?
5 में से 4 घटाया तो 1 है, यानी पहली कंडीशन तो आपकी सही है। अब दूसरी कंडीशन को देखिए, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इसमें 5/6 से गुणा कर दूं, यानी कि गुणा किया 5/6 से, 6 निम 54, 9 पंजे 45, क्या अंक पलट चुके हैं? 54 को देखो और 45 को देखो, दोनों में अंक पलट चुके हैं, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अब आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। दो उम्मीदवारों के बीच के एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे कुल मतदान का 40% मिलता है, एक कैंडिडेट को मात्र 40% मिलता है, जाहिर सी बात है वो हार गया होगा। दूसरे को इससे ज्यादा मिल रहे हैं तो वो हार ही गया होगा। वो दूसरे उम्मीदवार से 15,000 मतों से पराजित हुआ, यानी कि हार गया। तो विजेता उम्मीदवार को कितने मिले? जीतने वाले को कुल कितने वोट मिले हैं हमें बताना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले फ्रेंड्स, चाहे इलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे किसी व्यक्ति की इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड हो, चाहे किसी स्टूडेंट के फेल और पास से रिलेटेड हो, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूं इसी से करना है सभी टाइप के क्वेश्चंस को। देखिए कैसे करेंगे। 56, आप हमेशा टोटल परसेंटेज 100 मान के चलिए। टोटल परसेंटेज 100 होता है हमेशा। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो हारने वाला और एक जीतने वाला। हारने वाले के बारे में उसने बोला है कितना, 40% वोट मिले हैं। जब 100 में से 40 हारने वाले को मिल गए तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 100 में से इसे घटाइए, कितना हो गया? 60% आपका आ गया। अब ये देखिए कि उसने जो वैल्यू दे रखी है न्यूमेरिकल, जो 15,000 है, वो एग्जैक्टली है क्या? वो है दोनों के बीच का गैप, यानी जीतने वाले और हारने वाले के बीच का गैप है। तो जीतने वाले और हारने वाले के बीच हमारे अकॉर्डिंग गैप कितना है? 20% का। तो दोनों को बराबर रख दीजिए, अपना गैप बराबर उसका गैप, कितना है? 15,000। अब आप हमेशा 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू निकाली, कितना आया? 15,000/20। 15,000/20 आ गया। अब आप क्या करोगे, अगर हारने वाले के वोट पूछे हैं तो यहां से आगे 40% निकालिए, जीतने वाले के पूछे हैं तो 60% निकालिए, और कुल वोट पूछे हैं तो 100% निकालिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है जीतने वाले के वोट, तो क्या निकालेंगे आप? 60% निकालेंगे। 60% निकालते कैसे हैं? जो 1% की वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है? 15,000/20, इसमें 60 की गुणा कर दीजिए। आपने 60 की मल्टीप्लाई यहां पे किया, 20 दिया 60, 15,000 की 3 में गुणा करेंगे, 15 दिया 45,000 कुल वोट आपके पास आ चुके हैं, यानी कि 15,000 टोटल वोट आपके पास आ चुके हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आपको करना है इसी मेथड से करिए, सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी हो जाएंगे, यानी कि 30 सेकंड से कम में आप सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि दोनों ने काम शुरू किया है और 4 दिन तक किया है। उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी को कितना समय लगेगा? फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है आपसे। एक टाइप तो ये होता है कि शेष कार्य का समय बताइए, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कार्य का समय बताइए, वो भी पूछा जाता है। आप ध्यान से देखिए, दोनों टाइप को मैं इसमें बताऊंगा आपको करना कैसे है। 57 क्वेश्चन में पहले लिखिए कि उसने क्या दिया है। अगर ए अकेला करता है तो कितना दिन लेता है? 20 दिन लेता है किसी काम को करने के लिए, और अगर बी करेगा अकेला तो कितना लेता है? 30 दिन का समय लेता है मात्र उसे करने के लिए। फिर बोला गया है 4 दिन तक काम करते हैं दोनों, और फिर वो ए छोड़ के चला जाता है, ये छोड़ के जा रहा है। तो हम लोग निकाल रहे हैं पहले जो उसने पूछा है। क्या पूछा है? शेष कार्य का समय। कैसे निकालोगे? शेष कार्य का समय निकालना है, पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? 60 आ गया। ये एलसीएम जो है कुल कार्य काउंट किया जाता है। क्या किया जाता है? कुल कार्य। अब 20 से इसे भाग दीजिए, 20 से 60 को भाग दिया 3, ये 3 है ए का 1 दिन का कार्य। जब ए से भाग देने पाया है तो ए का 1 दिन का कार्य, प्लस बी से भाग दीजिए
कितना आया 2, ये 2 है बी का एक दिन का कार्य। दोबारा से बता रहा हूं, जो एलसीएम होता है वो कुल कार्य होता है। ए से भाग देने के बाद जो आता है ए का एक दिन का कार्य आता है, बी से भाग देने के बाद जो आता है बी का एक दिन का कार्य आता है। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन ने दिया है उसने कहा है 4 दिन तक काम करेंगे और दोनों करेंगे। अगर दोनों को मैं साथ में काम पे लगाऊं तो कितना काम करेंगे, 3 और 2 5 काम करेंगे एक दिन में, और 4 दिन में कितना करेंगे, 5 गुणा के 4 यानी कि 20 काम। अब 20 काम निपटा दिया है या बढ़ा दिया है, उन्होंने 20 काम को निपटा दिया है। जब निपटा दिया जाता है तो काम कर दिया जाता है माइनस, 20 काम निपट चुका है। अब इसके बाद जो छोड़ के गया है उसे हटा दीजिए। कौन छोड़ के गया है, ए को यहां से हटा दिया, कितना आया 60 में से 20 गया तो 40, 2 से भाग दिया, कितने बार गया 20 दिन में, वो निपटा देगा सारे के सारे काम को। कौन, ए के छोड़ के जाने के बाद बी निपटा देगा 20 दिन में। अगर वो क्वेश्चन में पूछता आपसे कुल कार्य का समय, तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में उन्होंने कितने दिन काम किया था, 4 दिन, 4 दिन तो उनको उठाइए। फिर जब ए छोड़ के चला गया था तो बी ने कितने दिन में निपटाया, 20 दिन में, और 20 इसको निपटाइए, कितना हो गया 4 और 20 24 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा है, हमेशा आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, शेष कार्य का समय पूछा है या कुल कार्य का समय पूछा है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, यदि एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। यहाँ पे ध्यान देना है, लड़कों की जो औसत आयु है लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, ना कि औसत से। और कुल 36 की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:1 है, तो कक्षा में लड़कों की आयु का कुल योग ज्ञात करना है। आपको पहले लड़के और लड़कियां पता करना है एग्जैक्टली कितने हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। देखिए कैसे करना है। 58 क्वेश्चन है, क्या करना है 58 के लिए, टोटल हैं जो उसने दिए हुए हैं, कुल स्टूडेंट हैं 36। इसके बाद क्या दे रखे हैं, बॉय और गर्ल्स। तो एक जगह मैंने लिया बॉयज और एक जगह लिए गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है कितना, 5:1 का रेशो दिया हुआ है। पहले आप 36 स्टूडेंट को बंटवारा कर लीजिए लड़के और लड़कियों में। बंटवारा कैसे करते हैं, उसके को अपने से भाग देने से। उसके को अपने से भाग देना मतलब ये कुल योग है तो अपने कुल योग से भाग देना है, ये अंतर होता तो अपने अंतर से भाग देते, ये पर्टिकुलर बॉयज होते तो पर्टिकुलर बॉयज से भाग देते, पर्टिकुलर गर्ल्स होते तो पर्टिकुलर गर्ल्स से भाग देते। तो ये क्या है, योग। तो योग हम निकालेंगे 5 और 1 6, 6 से भाग दिया, कितने बार गया 6 बार। 6 की यहाँ पे गुणा कर दोगे तो 6 पंजे 30 आ जाएंगे लड़के, और 6 की यहाँ पे गुणा कर दोगे तो 6 आ जाएंगी लड़कियां। अब आगे के क्वेश्चन को ध्यान देते हैं जो कि लैंग्वेज में पहले दिया हुआ है। किसी कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। लड़कियों की संख्या कितनी है 6, तो औसत कितना हो जाएगा 6 का 2 गुना यानी कि 12 है। योग पूछा है, 30 तो है संख्या क्योंकि लड़कों की संख्या है 30। औसत कितना है 6 का 2 गुना यानी कि 12 है। योग कितना होगा 12 गुणा 30 यानी कि 360। योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, औसत गुणा की संख्या बराबर होता है योग। यानी कि औसत लिया, संख्या लिया, दोनों की मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा, योग आपको मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, 7/8 माइनस 7 क्वेश्चन मार्क प्लस के 9/16 बराबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, सरलीकरण चैप्टर से लिया गया है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितना आया है। मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है 59। क्या दे रखा है, पहले दे रखा है 7/8, फिर दे रखा है माइनस के 7 क्वेश्चन मार्क की जगह में पुट कर देता हूं एक्स वेरिएबल, प्लस के कितना है 9/16 बराबर कितना है 1 दे रखा है। देखिए ये वाली संख्या सिंपल है, ये वाली संख्या सिंपल है, दोनों प्लस की हैं, इन दोनों को जोड़ लीजिए। इसको अभी छेड़ाखानी मत कीजिए, बाद में करेंगे। कितना हो गया, इसका और इसका एलसीएम आ जाएगा 16। 8 से भाग दिया 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 14 प्लस 16 से भाग दिया 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 9, माइनस कितना है 7/x बराबर कितना है 1। इन दोनों को सॉल्व किया, कितना आ जाएगा 14 और 9 हो जाएगा 23/16
माइनस का है उधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 1 माइनस 7/x, एक को इधर ले आइए, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या जब जंप करती है तो प्लस की हो जाती है, प्लस का एक है इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/16 माइनस का 1 इक्वल टू 7/x। इसको सॉल्व करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 16 एकम 16, 23 में से 16 गया, कितना बचा 7/16 बराबर कितना है 7/x। अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, इसको यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 7 गुणा के x बराबर 7 गुणा के 16, 7 से 7 कैंसिल, x बराबर कितना हुआ 16, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 16। और ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है और आपका भी आंसर यही आया होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 15 से 20 सेकंड में नॉर्मल कैलकुलेशन भी हो जाती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। एक रकम को ए, बी और सी के बीच विभाजित किया गया है। सी को ए का 2 गुना मिला और ए को बी का 2 गुना मिला। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच अंतर 3675 हो तो कुल रकम कितनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब से पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है बंटवारे वाला। बंटवारे वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं आप पहले से ही भी जानते हैं। चलिए मैं बताता हूं कैसे करना है। पहले आपको अनुपात बनाना है, जो उसने लैंग्वेज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। आपने 3 संख्या ली, एक है ए, एक है बी और एक है सी। अब इसकी लैंग्वेज को पढ़िए बहुत ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले, क्वेश्चन की लैंग्वेज को 2 से 3 बार पढ़िए, आपको आसानी से पता लग जाएगा कैसे आपको अनुपात बनाना है। देखिएगा, इसने बोला है सी को ए से 2 गुना, जो सी नाम की संख्या है ए से 2 गुना मिलेगा इसको। अगला स्टेप क्या है, ए को बी से 2 गुना मिलेगा, यानी सबसे कम किसको मिल रहा है, बी को। सबसे कम बी को मिल रहा है तो मैंने माना बी को 1 रुपया मिल रहा है, तो इसका दुगना ए को मिलेगा। 1 का दुगना कितना हो गया 2। अब सी को ए का दुगना मिलेगा तो 2 रुपए का दुगना कितना हो गया 4 रुपए, यानी कि अनुपात आया 2:1:4। बहुत छोटा सा अनुपात बन गया, बहुत ज्यादा कोई टाइम नहीं लगा। अब क्या करना है, उसके को अपने से भाग देना है। कह सकते हो सी माइनस के बी बराबर कितना दे रखा है 3675। अब आप क्या करोगे, उसके सी माइनस बी को अपने सी माइनस बी से भाग दीजिए। हमारा सी माइनस बी कितना है 3, आपने 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, कितना आया 1225 आया। अब इस 1225 की जिसमें भी मल्टीप्लाई कर दोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसने पूछा क्या है, कुल पूछा है, तो कुल निकालने के लिए पहले अपने अकॉर्डिंग कुल निकालिए। 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 की गुणा कर दीजिए 1225 के अंदर और आपको आंसर कितना मिलेगा 8575। 8575 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन मिला आपको, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। एक दुकानदार अपने ग्राहक से लागत मूल्य के अतिरिक्त 44% वसूल करता है, यानी कि जितनी लागत है उससे 44% ज्यादा लेता है। वो 44% ज्यादा लेता है तो प्रॉफिट है 44%। यानी कि 61 को कैसे करोगे आप लोग, प्रॉफिट लिया है उसने कितने का 44% का, फिर उसके बाद क्या बोला है 44% वसूल करता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए उसको 648 रुपए दिए, ग्राहक ने दुकानदार को दिए हैं 648, इसका मतलब क्या है, ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, यानी कि शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। कितना है 648। आगे क्या बोला है उसने, उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है, और लागत कीमत को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ऐसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। ये हमको निकालना है। ये निकालने के लिए यानी कि एसपी दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सीपी कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप, जो प्रॉफिट परसेंटेज है इसे नॉर्मल फॉर्म बनाइए। नॉर्मल फॉर्म कैसे बनाते हैं, 44/100 आपको दे रखा है, यानी परसेंटेज हटाते हैं तो 100 ले लेते हैं। नीचे वाली संख्या को जोड़ के लिखते हैं, अगर लाभ है तो, वृद्धि हो या लाभ हो तो नीचे वाली संख्या को जोड़ के लिखते हैं, अगर हानि हो या कमी हो तो नीचे वाली संख्या को घटा के लिखते हैं। यहाँ पे लाभ है तो जोड़ा, 100 को 44 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144, और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हुई नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म के बाद करना क्या होता है, देखिए एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले होता है क्रय मूल्य, यानी कि जिस पर वस्तु बनाई जाती है। उसके बाद होता है एमआरपी, जो कि वस्तु पर प्रिंट किया जाता है, और इसके बाद होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि जो जिस पर वस्तु
बेची जाती है। ये एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले क्रय मूल्य, फिर अंकित मूल्य और फिर विक्रय मूल्य। अगर पहले की कोई संख्या दे के बाद का पूछता है तो इस परसेंटेज की सीधी गुणा करनी है। अगर बाद की कोई संख्या पूछ दे के पहले की पूछता है तो इस संख्या की उल्टी मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए एसपी तो उसने दिया हुआ है और सीपी आपसे पूछा है, तो आपको उल्टा चलना है। उल्टा चलना है तो इसकी उल्टी गुणा कर दीजिए, यानी कि सीपी बराबर होगा एसपी को लीजिए 648 और गुणा उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 100/144। 9 से काट दिया, 9 एकम 9, यहाँ बचा 5, 9 छिंग 54, 9 से 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 8 से काट दिए 2 बार, 8 से काट लिया 9 बार, 2 से काट लिया 50 बार, 50 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, यानी कि 450 रुपए का क्या है क्रय मूल्य है। ध्यान देना, पहले की कोई चीज देके बाद की पूछेगा तो सीधी गुणा, बाद की कोई चीज देके पहले की पूछेगा तो उल्टी गुणा। यहाँ पे सीधा चलना है सीधी गुणा, उल्टा चलना है तो उल्टी गुणा, मीन्स रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। महिला और उसकी बेटी औसत आयु दे रखी है 21 साल। इसके अलावा उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि बंटवारे वाला क्वेश्चन है। आयु से लिया गया है, अनुपात के अकॉर्डिंग सबसे पहले बंटवारा करना है आपको। कैसे करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहले भी कई बार किया है आपने ऐसा क्वेश्चन इसी पेपर में। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु दे रखी है। सबसे पहले उसने दिया है क्या औसत, औसत कितना दिया है 21 साल दे रखा है औसत। इसके बाद क्या दे रखा है लेडी और उसकी डॉटर। यहाँ पे लिया मैंने लेडी और यहाँ पे लिया उसकी डॉटर। कितना अनुपात दिया है, इसने दिया है 5:1। अब आप क्या करेंगे, बंटवारा करने के लिए उसके को अपने से भाग दीजिए, यानी कि उसका क्या है औसत, तो या तो अपने औसत से भाग दीजिए। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि कभी भी उसके औसत को अपने औसत से भाग मत दीजिए। क्यों कि कभी कभी औसत बनाते टाइम ये न्यूमेरिकल वैल्यू पॉइंट में आ जाती है। तो आप क्या कीजिए, इस औसत को योग में कन्वर्ट कर लीजिए। औसत को योग में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है। कितना आसान, सबसे पहले औसत को लीजिए, औसत कितना है 21। इसमें आपको गुणा करनी है, कितने की गुणा करनी है जितनी संख्या ले रखी है। यहाँ पे कितनी संख्या है 2, 2 संख्या ले रखी है तो 2 बार गुणा, 3 संख्या लेते तो 3 बार गुणा, 4 संख्या लेते तो 4 बार गुणा। ये बन गया योग। अब आप क्या कर सकते हो, उसके योग को अपने योग से भाग दे सकते हो। उसका योग ये रहा, हमारा योग कितना है 5 और 1 6, 6 से भाग दिया, 2 से गया 3 बार, 3 से कट गए 7 बार। 7 की गुणा वहीं पे कर दो जो चीज चाहिए। पहले मुझे महिला की आयु चाहिए तो 7 में गुणा किया, 7 पंजे 35 साल की तो महिला है, और 7 की मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 7 साल की उसकी बेटी है। लेकिन वो अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है एग्जामिनर। उसने पूछा है कि 5 साल बाद अनुपात बताइए। जब भी आयु में बाद में चलना है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, यानी 5 साल बाद चलना है तो 5 प्लस करो। अगर पहले जाना होता है तो माइनस करते हैं। वर्तमान की आयु ये रही, 5 साल बाद चलना है तो 5 आप इसमें जोड़ेंगे जो कि हो जाएगी 40 साल, और 5 ही आप इसके अंदर जोड़ोगे और ये कितने हो जाएंगे 7 5 12 साल। अब आपको क्या करना है, अनुपात बनाना है। और अनुपात कैसे बनाते हैं, एक ही संख्या से दोनों को काट दो। 4 से कट गया 10 बार, 4 से कट गया 3 बार, यानी कि अनुपात कितना बना 10:3। और ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा जो कि है पहला ऑप्शन ए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा। एडवाइस ये है कि जब भी अनुपात का क्वेश्चन मिले, यानी कि आंसर अनुपात में आया हो, तो आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक जरूर करें कि अनुपात किसका पूछा है, महिला और बेटी का पूछा है या बेटी और महिला का पूछा है। एग्जामिनर क्या करता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन देगा और हम लोग फ्लो में उसे सॉल्व भी कर देते हैं और सही सॉल्व करते हैं, लेकिन लास्ट में वो आंसर को पलट के रख देता है और हम लोग गलत आंसर लगा के आते हैं सही अटेम्प्ट करते हुए भी। तो आप लोग मेरी एडवाइस हमेशा याद रखना जब भी अनुपात में आंसर हो। आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63।
1542 रुपए पर 2 वर्ष के बाद 4% प्रति वर्ष के अनुसार कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज से ये क्वेश्चन लिया गया है। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व करना, बस ध्यान ये देना है कि चक्रवृद्धि ब्याज में कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे इस क्वेश्चन की भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। कैसे कोई क्वेश्चन करोगे मैं आपको बताता हूं। देखिए 63 क्वेश्चन है। आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ा कि 1542 रुपए पर, 1542 रुपए पर मतलब ये होता है मूलधन। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 1542 रुपए दिया है 1542 रुपए पर। फिर दिया है 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष का मतलब क्या होता है समय। समय दे रखा है आपको 2 साल का। फिर क्या बोला है 4% प्रति वर्ष, और जो पैसे के बढ़ने की स्पीड होती है उसे क्या बोलते हैं रेट। रेट कितना है 4% प्रति वर्ष। अब क्या पूछा है आपसे सीआई पूछा है। सीआई का मतलब क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ये होता है समय यानी कि टाइम, ये होता है रेट यानी कि दर, और ये होता है सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। फ्रेंड्स अगर आपने अब से पहले चक्रवृद्धि ब्याज कभी किया है तो आप लोग जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन एक बार में सीधा नहीं किया जा सकता है, यानी कि कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा नहीं फाउंड किया जा सकता। तो क्या करते हैं हम पहले मिश्र धन निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं अमाउंट, और मिश्र धन में से मूलधन को घटाने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे देखिए जरा। सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्र धन कैसे निकालते हैं, पहले मूलधन को उठाइए 1542 हुआ, इसमें गुणा करनी है दर की नॉर्मल फॉर्म की। अब दर को नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं, देखिए जरा कितना है 4 को नॉर्मल फॉर्म बनाएंगे 4/100 हो गया क्योंकि परसेंटेज हटाया। 4 से एक बार, 4 से 25 बार ये कट चुका है। अब क्या होगा नीचे वाली संख्या को जोड़ के लिखते हैं ऊपर। 25 और 1 कितना हो गया 26/25। ये है दर की नॉर्मल फॉर्म। दर की नॉर्मल फॉर्म की मूलधन में गुणा कर दीजिए। गुणा कर दिया कितना हुआ 26/25 हुआ। लेकिन गुणा करनी कितने बार है ये डिपेंड करता है समय पर। अगर समय 1 साल है तो 1 बार गुणा, 2 साल है तो 2 बार गुणा। 2 साल यहाँ पे दे रखा है कितना हो गया 26/25। अगर 3 साल होता तो 3 बार गुणा। अब क्या करना है हमें इसकी गुणा करनी है, गुणा करके सॉल्व करना है। और कितना आएगा ये आएगा 1667.8 ये आएगा यहाँ पे। यानी कि ये क्या है आपका मिश्र धन आया है। और मिश्र धन से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं देखिएगा। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है। मिश्र धन कितना है 1667.8 में से घटाना है मूलधन, और मूलधन कितना है 1542। अगर इसको घटाते हैं तो आंसर आता है 125.8। और ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग क्या करोगे इसको अप्रॉक्स में बनाओगे यानी कि लगभग में। और लगभग में कैसे बनाया जाता है आखिरी संख्या को हटाना होता है। आखिरी संख्या को हटाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर पॉइंट के बाद की संख्या 5 या उससे बड़ी है तो उसे हटाते टाइम आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। 8 को हटाया 5 से बड़ी है तो यहाँ पे 1 जोड़ दिया जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 126। और ऐसा ऑप्शन आपको डेफिनेट मिलेगा। कोई ऑप्शन है ऐसा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। यदि जूतों के एक जोड़े को 2033 पर बेचने से हुए लाभ की रकम, यानी कि 2033 पर बेचने पे हो रहा है लाभ, उसी जोड़े को 1063 पर बेचने से होने वाली हानि की राशि के बराबर है। एक तरफ बेचने से हुआ लाभ दूसरी तरफ बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो जूतों के उस जोड़े की लागत कीमत कितनी है। जब 2 अलग अलग केस हों, एक जगह जितना लाभ हो रहा है एक दूसरी जगह उतनी ही हानि हो रही है, यानी कि जितना और उतने का कॉन्सेप्ट मिले। आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में 2 न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होंगी, बस छोटा सा काम करना है दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। कैसे, यहाँ पे 2 न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 64 है, कितना है पहली वैल्यू है 2033 और दूसरी वैल्यू है 1063। आपको क्या करना है दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। जब दोनों को जोड़ा आपने कितना आया 3096 आ रहा होगा आपके पास, इसको आधा करना है। जब इसको आधा करेंगे तो कितना आएगा 1548। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है।
ऐसा ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बस आपको ध्यान देना है जहां पे जितना और उतने की कंडीशन आए, यानी कि एक कंडीशन में बेचने पे जितना लाभ, दूसरी कंडीशन में बेचने पे उतनी हानि, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्न में से कौन सा उत्तर भिन्नों को बढ़ते क्रम में दर्शाता है? यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है भिन्नों को। बढ़ता हुआ क्रम मीन्स आरोही क्रम। आरोही क्रम में कैसे लगाना है देखिए, क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए, चाहे तो आरोही क्रम में लगाया जाए, चाहे अवरोही क्रम में लगाया जाए, चाहे सबसे बड़ी भिन्न पूछे, चाहे सबसे छोटी भिन्न पूछे, आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उस क्वेश्चन को इसी ट्रिक से करना बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे। 65 संख्या हमने देनी रखी है, तो किसी भी एक ऑप्शन को उठा लो, यानी कि ऑप्शन ए उठा लिया मैंने एनालाइज के लिए। सॉल्व भी तो तभी हो पाएगा जब कोई ऑप्शन होगा। क्या है? 5/7, 3/5, 9/12, ये आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, बस इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए आरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी लगाई जाती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, ऐसे लगाई जाती है। तो कैसे कंपेयर करते हैं? दो भिन्नों को एक बार में कंपेयर किया जा सकता है। कैसे करते हैं? इस 5 की इधर मल्टीप्लाई करो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 पंजे कितना हो गया? 25, 7 तिया कितना हो गया? 21। जिधर साइड की संख्या छोटी आ जाए वो छोटी भिन्न होगी, और जिधर साइड की संख्या बड़ी आ जाए वो बड़ी भिन्न होगी। हमें तो छोटी चाहिए, तो बड़ी वाली को छोड़ दिया हमने। ये वाली भिन्न बची है, इसको छोटी के साथ कंपेयर करो। 12 तिया 36, 9 पंजे 45। ये वाली भिन्न बड़ी है, ये छोटी है, तो सबसे छोटी कौन सी हुई? 3/5। सबसे पहले उठाया आपने 3/5 को। इसके बाद इससे बड़ी भिन्न कौन सी है? 5/7। इसके बाद इससे बड़ी भिन्न कौन सी है? 9/12। यानी कि आपको ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यही है, इसका मतलब बी तो हो गया सही, ए हो गया गलत। कोई भी क्वेश्चन हो, आरोही लगाए, अवरोही लगाए, छोटी भिन्न पूछे, बड़ी भिन्न पूछे, ऐसे कंपेयर करके निकाल दीजिए। सबसे कम कैलकुलेशन, सबसे बेस्ट मेथड है ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट के सारे मैथ के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप के हेल्पफुल और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।